गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज एनसीईआरटी के इस पड़ाव में क्लास 4 के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए 27 नंबर चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे और क्लास 4 की बुक्स को यहीं पर समाप्त करेंगे। आज क्लास 4 की बुक लास्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 5 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज कुछ टॉपिक के साथ साथ कुछ अभ्यास प्रश्न भी करने की कोशिश करेंगे। जैसा हर रोज़ हम क्लास 4 से रिलेटेड जो भी वीडियो डालते थे उनसे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न भी डालते रहते थे, इसलिए हर एक वीडियो को आप ज़रूर देखिए। जितना भी टॉपिक्स होता है उन टॉपिक को आप देखिए और समझिए, जानिए और उनसे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न कीजिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपको 100% तभी क्लियर होती है जब आप उनसे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। 27 नंबर चैप्टर है, कह रहा है कोशिश हुई कामयाब। क्या नाम है चैप्टर का? कोशिश हुई कामयाब। देखिए कैसे कैसे कोशिश करती है और कौन चीज़ का कामयाबी मिलता है और कहाँ तक पहुँच पाती है। देखिए लद्दाख के स्किटपो पुल, क्या कहा? लद्दाख के स्किटपो पुल या स्कूल पहुंचने के लिए सड़क से होकर झील से आगे पॉपुलर के पेड़ के पास से झील पार करे फिर थोड़ी सी चढ़ाई के बाद, अर्थात स्कूल जाने के लिए किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है लद्दाख के बच्चों को, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कैसे पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है, कितनी चढ़ाई होती है। देखिए चुस्किट बचपन से ही चल नहीं पाती थी। चुस्किट एक स्टूडेंट का नाम है जो क्या था? विकलांग थी। कहता है चुस्किट बचपन से ही चल नहीं पाती थी, वह पहियों वाली कुर्सी के सहारे चलती थी। पहिया वाला कुर्सी जो होता है उनके सहारे चलती थी। वह 10 साल के उम्र में स्कूल जा रही थी, लेकिन पिताजी रोज़ उठाकर स्कूल नहीं ले जा सकते। वह जब स्कूल जाना प्रारंभ कर दी थी तभी उनके पापा रोज़ क्या करते थे? स्कूल ले जाते थे। कुछ दिनों तक तो ले गए, लेकिन हर रोज़ स्कूल ले आना उनको संभव नहीं लगता था। अब्दुल कौन था? एक डाकिया था। अब्दुल डाकिया ने उसकी मदद की और वह स्कूल के हेडमास्टर साहब और सब अध्यापकों तथा बच्चों के साथ मिलकर घर के सामने और पास वाली ज़मीन के उभर खाबर रास्ते को समतल किया, अर्थात फिर शिक्षकों की मदद से लकड़ी की फट्टियों से नदी पर पुलिया बनाई। चुस्किट के आमाले और आवाले गर्मा गर्म चाय पिलाई और बिस्कुट खिलाए, अर्थात उनके मदद के लिए स्कूल जाने के लिए उनको प्रॉब्लम होता था। जो अब्दुल डाकिया ने उनको मदद किया और उनको स्कूल जाने के लिए नदी पर पुल भी बनवाया फट्टे देकर। उनके शिक्षक लोग भी उनमें मदद किए और जब पुल बनाने आए तो वहीं कहता है कि उनके अम्माले और अब्बाले क्या किए? चाय पिलाए। किनको? जो सब पुल बनाने आए थे उन लोगों को। लद्दाख में अम्माले माँ, अब्बाले पिताजी और मेमेले दादाजी को कहा जाता है। किसको? माँ, अब्बाले। अम्माले को क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। अम्माले माँ को कहते हैं अम्माले, पिताजी को अब्बाले कहते हैं और दादाजी को मेमेले कहते हैं। ये इन बातों को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है इनको
कभी भी पॉइंट्स बना के डाल दे। तो कहने का मतलब हुआ चुस्किट नाम का एक बच्चा था जिनको स्कूल जाने में प्रॉब्लम होता था, तो उनको किस तरह से मदद किया गया, इन बातों की चर्चा आप स्कूल में कीजिए, बच्चों के साथ कीजिए, जिससे उनके अंदर सामाजिक भावना जगे, सामाजिक गुण पैदा हो और वह भी दूसरे की सहायता के लिए उतरे, आगे आए और समाज के लिए कुछ करे। इनसे उनमें सामाजिक भावना का विकास होगा। अब देखिए किस तरह से चुस्किट जो स्कूल जाती थी तो किस किस रास्ते से जाती थी, कैसा कैसा रास्ता था वहाँ। देखिए यह है उनका चुस्किट का स्कूल। देखिए आप इसमें बच्चों को समझाइए, दिखाइए कि इसमें अब तुम कैसे पहुँचोगे स्कूल। जैसे इस तरह का रास्ता होता है तो यहाँ चुस्किट है तो कैसे कैसे स्कूल पहुँचेगा, ये दिखाइए कि किस तरह से स्कूल पहुँचेगा। एक रास्ता तो ये हो सकता है इधर से पहुँचेगा, एक रास्ता ये हो सकता है कि यहाँ से भी पहुँच सकता है ये घूम के, एक रास्ता ये भी है कि यहाँ से भी ये घूम के पहुँच सकता है। 1 मिनट रुकिए, इसको जूम कर देता हूँ। देखिए पहुँचने का रास्ता किस तरह से पहुँचे, एक जिगसॉ की तरह है। ये बच्चे ये इन चीज़ों को करता है तो तर्क शक्ति बढ़ता है, खोज की प्रवृत्ति बढ़ता है कि इधर किधर से जाएं, किस तरह से जाएं। इन सब रास्तों को खोजने के लिए बच्चों को कहिए, इधर से भी जाया जा सकता है, इधर से भी जाया जा सकता है, या इधर से भी जाया जा सकता है, इधर से घूम के पीछे से। ये देखिए, अर्थात कहने का मतलब हुआ ये एक जिगसॉ की तरह है। इनमें बच्चों को दिखाइए किस तरह से आप अगर स्कूल जाना होता है आपको तो आप किस तरह से जाते। यही स्कूल था। देखिए क्या है, चुस्किट और लद्दाख के कुछ चित्र दिए हैं। देखिए उनके अब्बा जी कैसे उनको कंधे पर ले जाते थे स्कूल। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ होती थी, ये बिल्डिंग्स कैसा होता था, नदियाँ, पहाड़। ये देखिए बस जो जाता था तो कितना ऊंचा गाढ़ा होता था, जिससे बस इतना ऊपर नीचे हो जाता था। ये पहाड़ियों के अगल बगल बसे गांव है। देखिए पहाड़ के ऊपर भी घर है, नीचे भी घर है। किस तरह का घर होता है ये बच्चों को दिखाइए, नीचे भी घर है। अर्थात कहने का मतलब हुआ इस तरह के ही कुछ बातों को दिखाइए, जानेगा बच्चा, जिससे उनको पता चले कि नहीं हम जो यहाँ है वो हमसे भी कोई कष्ट काट के कहीं और रह रहे हैं, तो वो लोग कैसे रहते हैं, उनके अंदर ये भावना जगेगा, देखने का इच्छा होगा, वो भी जाएगा। हो सकता है कोई कुछ नया करने की उनमें प्रवृत्ति भी जग जाए। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित जोड़े का सही मिलान करें। इनमें सही मिलान करना है सभी जोड़ों का, कौन सा जोड़ा सही है। देखिए भारत के कई इलाके में कुछ खास चीज़ बनाई जाती है, जैसे कौन सा चीज़ कहाँ प्रसिद्ध है उसको जोड़ना है। कुल्लू में क्या प्रसिद्ध है, असम में क्या प्रसिद्ध है, मधुबनी में क्या प्रसिद्ध है और कश्मीरी में क्या प्रसिद्ध है। तो देखिए सबसे पहले आप बहुत ही आसान तरीक़ा से मिलाइए, जैसे किसी को भी कहीं मिला ले, लेकिन मधुबनी का क्या है, पेंटिंग पसंद है। क्या पसंद है, पेंटिंग। वहाँ अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, जानवरों के, घरों के, इंसान के, मछली के, इसलिए मधुबनी मिथिला पेंटिंग प्रसिद्ध है मधुबनी में। और क्या पढ़े थे कि कश्मीरी कढ़ाई प्रसिद्ध है। क्या, कश्मीरी कढ़ाई, कश्मीर में क्या है, कढ़ाई प्रसिद्ध है। और देखिए असम का क्या प्रसिद्ध है, असम का सिल्क प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, असम का सिल्क प्रसिद्ध है। अब बच गया कुल्लू, कुल्लू का शॉल प्रसिद्ध है। असम का सिल्क और कुल्लू का शॉल प्रसिद्ध है। इस तरह से आप इनको मिलान करके इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे दे देगा प्रश्न और जैसे दे देता रहता है ना ऑप्शन नंबर 1 करके, जैसे 1 ये दे देगा 3, फिर दे देगा कॉमा दे देता है 4 नंबर, या दूसरा का दे देगा
1 नंबर, 5 नंबर, ये 4 नंबर, ये दे देगा 3 नंबर। अर्थात कौन सा ऑप्शन ए नंबर सही होगा या बी नंबर सही होगा, इस तरह के ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। वैसे इसमें हम ऑप्शंस नहीं डाले हैं, लेकिन आप मिलान करके पता कर सकते हैं कौन चीज़ कहाँ प्रसिद्ध है। चलिए अगला है, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से भी महंगा है, यह कथन सत्य है या असत्य है? ये देखिए, तो अबू धाबी में पानी पेट्रोल से भी महंगा है जी, ये कथन क्या है? सत्य है। अबू धाबी में क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल बहुत ही आसानी से मिल जाता है और पानी न के बराबर होता है, वहाँ बारिश भी नहीं होती है, न के बराबर बारिश होता है, वहाँ पानी की बहुत कमी है, रेतीली इलाका है, जिसके कारण क्या है वहाँ पानी नहीं मिलता है। पेट्रोल बहुत ही सस्ती है, क्योंकि वहाँ के ज़मीन के अंदर से जिस तरह हम लोग अभी पानी निकालते हैं उस तरह वहाँ पेट्रोल निकाला जाता है, इसलिए वहाँ पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि अबू धाबी में पानी पेट्रोल से भी महंगा है, यह कथन क्या है? सत्य है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगला है, प्रिज्म में निम्नलिखित रंग दिखाई देते हैं। प्रिज्म में कितने रंग दिखाई देते हैं? 1 या 2 या 5 या 7? तो प्रिज्म में कितने रंग दिखाई देता है? 7 रंग दिखाई देता है। आप वहीदा प्रिज्म वाले चैप्टर पढ़े होंगे तो उनमें भी हम बताए थे। प्रिज्म में कितने रंग दिखाई देते हैं? तो 7 रंग दिखाई देते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन के नंबर्स पे ना ध्यान दें, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और देखिए कह रहा है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? कहाँ पर रेत का टीला पाया जाता है? तो रेत का टीला थिम्पू में पाया जाता है, या काबुल में पाया जाता है, अबू धाबी में पाया जाता है, या बर्लिन में पाया जाता है? तो रेत का टीला कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में पाया जाता है। क्यों? यहाँ पहाड़ी ही पहाड़ी है, रेत ही रेत है, यहाँ पर पानी न के बराबर होता है, यहाँ पानी की कमी होती है। अभी बताए हैं कि यहाँ पेट्रोल डीजल बहुत ही आसानी से मिल जाता है पेट्रोल, लेकिन पानी बहुत ही न के बराबर, समझिए बहुत ही दिक्कत के बावजूद मिलता है, न के बराबर पानी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, इनसे रिलेटेड प्रश्न आप जरूर देखिए। यह प्रश्न पूछा ही गया है, जुलाई में शायद पूछा गया है 19 में। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह एक अंतर्राष्ट्रीय विख्यात प्राप्त भारोत्तोलक वेटलिफ्टर है। तो देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी वेटलिफ्टर है या वह कर्नाटक की है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए। वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती थी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में ये भी सही है, और उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती है, ये भी सही है। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थात ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक या वेटलिफ्टर थी, ये भी सही है, लेकिन यह कर्नाटक की नहीं थी। कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, किससे संबंधित है? स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में, या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने में, पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने में, या विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में। तो तरुण भारत संघ के बारे में बताए थे पिछले वीडियो में कि तरुण भारत संघ से रिलेट था किससे? पुराने झील को पुनर्निर्मित करने में। बच्चों का एक संघ था जो क्या करता था, पुराने झील, कुआं, तालाब को साफ सफाई करके उनको पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए
एक संघ का गठन किया गया था जिसका नाम क्या था? भीमा, ये तरुण भारत संघ, भीमा संघ। क्या नाम था? भीमा संघ। ये पुराने झीलों को पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। बस आपसे एक सब्सक्राइब चाहिए और कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नए हैं तो, अगर पुराने हैं तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ और क्लास 5 के बुक्स के साथ, नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ।